नमस्कार। इतिहास में ना कुछ लड़ाइयां बस लड़ाइयां नहीं होती, वो इतिहास का रुख मोड़ देती हैं। आज हम बात करने वाले हैं तराइन की जंग की। ये सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं था, नहीं, ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच वो महासंग्राम था जिसने, सच मानिए, भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए लिख दी। तो साल था 1191। तराइन का मैदान। दो बहुत बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली राजा और दूसरी तरफ एक ऐसा सुल्तान जिसकी नजरें हिंदुस्तान पर गड़ी हुई थीं। उस दिन एक ने तो बहुत ही शानदार जीत हासिल की, लेकिन कमाल की बात यह है कि ठीक एक साल बाद उसी मैदान पर कहानी पूरी पूरी तरह से पलट गई। ये कहानी है एक जंग जीतने की और फिर पूरा युद्ध हार जाने की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये दो साम्राज्य टकराए ही क्यों। फिर हम देखेंगे कि पहली लड़ाई में राजपूतों की जीत कैसे हुई, और फिर वो अहम सवाल कि उस एक साल में ऐसा क्या बदल गया कि दूसरी लड़ाई का नतीजा बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो गया। हम गौरी की उस जबरदस्त रणनीति को भी समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस एक जंग ने इतिहास की धारा को कैसे मोड़ दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हम चलते हैं 12वीं सदी के उत्तर भारत में। उस वक्त ना यहाँ दो महाशक्तियां थीं और ऐसा लग रहा था कि इनका टकराना तो तय ही है। एक तरफ थे चौहान जो अपने साम्राज्य के शिखर पर थे, और दूसरी तरफ था गौरी साम्राज्य जो लगातार लगातार फैलता ही जा रहा था। अब इस कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, जाहिर है। एक तरफ हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये चहमान वंश के वो शासक थे जिनका अजमेर और दिल्ली पर राज था, और ये कोई मामूली राजा नहीं थे। उस समय उन्हें उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू सम्राट माना जाता था। और दूसरी तरफ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, जिन्हें हम और आप मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। गौरी अपने गौरिद साम्राज्य का सुल्तान था। हुआ ये कि जब मध्य एशिया में उसकी दाल नहीं गली तो उसने अपनी सारी की सारी ताकत, अपना पूरा ध्यान हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दिया। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, गौरी कोई आम हमलावर नहीं था। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वो अपनी हार से सीखता था। देखिए, 1175 में उसने मुल्तान और सिंध तो जीत लिया, लेकिन 1178 में उसे गुजरात के शासक भीम द्वितीय के हाथों कायदरा में बहुत बुरी हार मिली। अब इस हार के बाद ना उसने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। उसने सीधा रास्ता छोड़ दिया और अपना ध्यान लगाया पंजाब पर, और 1186 तक उस पर कब्जा भी कर लिया। और फिर 1190 में उसने भटिंडा के बेहद अहम किले पर कब्जा कर लिया। ये पृथ्वीराज चौहान के लिए एक सीधी चुनौती थी। अब भटिंडा या तबरहिंद पर गोरी का कब्जा, इसका मतलब था कि अब जंग होके रहेगी, और यहीं से तराइन की पहली लड़ाई की जमीन तैयार हुई। साल था 1191। तो इस खुली चुनौती का जवाब देने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने भी कमर कस ली। उन्होंने उत्तर भारत के कई राजपूत शासकों का एक महासंघ बनाया। उनकी एक बहुत बड़ी सेना, जिसके लीडर थे उनके सामंत गोविंद राय, वो तराइन के मैदान में घोरी की सेना से जा भिड़ी। लड़ाई के बीच में ही गोविंद राय और मोहम्मद घोरी का आमना सामना हो गया, और इस टक्कर में गोविंद राय ने घोरी को बुरी तरह घायल कर दिया। बस अपने सुल्तान को जख्मी देखते ही घोरी की सेना में भगदड़ मच गई। वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। राजपूतों के लिए ये एक बहुत ही शानदार और निर्णायक जीत थी। मतलब उस समय के जो रिकॉर्ड्स हैं वो साफ बताते हैं कि गोरी की हार कितनी बड़ी थी। वो सिर्फ जंग नहीं हारा था, वो खुद भी बुरी तरह जख्मी हुआ था, और उसकी जान बस बाल बाल बची। जाहिर है इस जीत ने राजपूतों का आत्मविश्वास आसमान पर पहुंचा दिया। अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, पहली और दूसरी लड़ाई के बीच का वो एक साल। ये वो वक्त था जब दोनों तरफ से ऐसे फैसले लिए गए जिसने आने वाली लड़ाई का नतीजा पहले ही तय कर दिया था। ये दो बिल्कुल अलग सोच की कहानी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इतनी जबरदस्त जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान ने गोरी की भागती हुई सेना का पीछा क्यों नहीं किया? क्यों उसे जाने दिया? जो उस समय के सोर्सेस हैं वो बताते हैं कि शायद उन्होंने गोरी के इरादों को कम आंका, या हो सकता है कि वो किसी अनजान दुश्मन इलाके में अपनी सेना को ले जाने से हिचक रहे थे। खैर, वजह जो भी रही हो, ये एक ऐसा फैसला था जिसने इतिहास पर बहुत बहुत गहरा असर डाला। और इसी एक साल में दोनों लीडर्स की तैयारियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मोहम्मद गौरी, वो अपनी हार से इतना अपमानित था कि वो गजनी लौटा और उसने एक साल तक सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया, अपनी हार का बदला लेने की तैयारी। उसने 1,20,000 चुने हुए घुड़सवारों की एक जबरदस्त सेना खड़ी कर दी। और दूसरी तरफ थे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने तबरहिंद के किले पर तो दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने गोरी से दोबारा होने वाले खतरे को शायद उतनी गंभीरता से नहीं लिया। ऊपर से कन्नौज के शासक जयचंद जैसे दूसरे राजपूत राजाओं से उनके रिश्ते भी कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, जिसने राजपूत एकता को कमजोर ही किया। और फिर आया साल 1192। मोहम्मद गौरी पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा। मैदान वही था, तराइन, लेकिन इस बार गौरी की रणनीति बिल्कुल अलग थी और पहले से कहीं ज्यादा घातक। अगर हम दोनों सेनाओं की ताकत को देखें तो गौरी की सेना में करीब 1,20,000 ट्रेंड घुड़सवार थे। कुछ इतिहासकार राजपूत सेना की संख्या 3 लाख तक बताते हैं, जिसमें 3,000 हाथी भी शामिल थे। हाँ, ये हो सकता है कि आंकड़े थोड़े बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हों ताकि गौरी की जीत और बड़ी लगे, लेकिन एक बात तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि राजपूत सेना संख्या में गौरी की सेना से बड़ी थी। पर हम सब जानते हैं, युद्ध सिर्फ गिनती से नहीं, रणनीति से जीते जाते हैं। तो सवाल यह है कि गोरी की जीत का राज क्या था? जवाब है उसकी रणनीति, बिल्कुल कमाल की रणनीति। देखिए, उसने आमने सामने के सीधी टक्कर से बचने की कोशिश की। उसने क्या किया? उसने अपने घुड़सवार तीरंदाजों की टुकड़ियों को राजपूत सेना के किनारों पर और पीछे लगातार हमले करने के लिए भेजा। इसे हिट एंड रन टैक्टिक कहते हैं, मतलब मारो और भागो। मकसद था बस उन्हें थकाना। और जब राजपूत सेना थकने लगी तब गोरी ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली।
उसकी एक टुकड़ी ने हार कर भागने का नाटक किया। राजपूत सेना इस धोखे में आ गई और उनका पीछा करने के लिए अपना मजबूत घेरा, अपना फॉर्मेशन तोड़ दिया। बस गोरी को इसी एक पल का इंतजार था। जैसे ही राजपूत सेना बिखरी, उसने अपने 12,000 ताजा बख्तरबंद घुड़सवारों की रिजर्व फोर्स को उस थकी हुई और बिखरी हुई सेना पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस एक धोखे का नतीजा बहुत भयानक था। राजपूत सेना पूरी तरह से तितर-बितर हो गई। पृथ्वीराज चौहान ने मैदान से निकलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सरस्वती यानी आज के सिरसा के पास पकड़ लिया गया। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर तराइन के मैदान का विजेता अब एक कैदी था। तराइन की दूसरी लड़ाई का नतीजा सिर्फ एक राजा की हार या जीत नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस एक लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक ऐसे नए दौर की शुरुआत की जिसने आने वाली कई सदियों के लिए पूरे उत्तर भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक तस्वीर ही बदल कर रख दी। इतिहासकार अक्सर इस लड़ाई को एक वाटरशेड इवेंट कहते हैं, मतलब एक ऐसा मोड़ जिसके बाद चीजें कभी पहले जैसी नहीं रहती। और ये लड़ाई बिल्कुल वैसी ही थी। ये उत्तर भारत में राजपूत शक्तियों के दबदबे के अंत का और एक नए शासन की शुरुआत का प्रतीक बन गई। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान का आखिर में हुआ क्या, इस पर भी इतिहास और कहानियों में अलग अलग बातें मिलती हैं। जैसे एक फारसी इतिहासकार हसन निजामी लिखते हैं कि उन्हें पहले तो अजमेर में गौरी के अधीन राजा बने रहने दिया गया, पर बाद में एक साजिश के आरोप में मार दिया गया। एक और इतिहासकार हैं मिनहाज सिराज, वो कहते हैं कि उन्हें पकड़ते ही मार दिया गया था। और फिर एक बहुत ही मशहूर कहानी है पृथ्वीराज रासो की, जिसके मुताबिक उन्हें गजनी ले जाया गया, अंधा कर दिया गया और फिर उन्होंने आवाज सुनकर तीर चलाने की अपनी कला से मोहम्मद गौरी को मार गिराया। तो आप देखिए कैसे एक ही घटना को इतिहास में अलग अलग तरीकों से याद किया जाता है। अब जरा इस लड़ाई के दूर तक जाने वाले नतीजों को देखिए। सबसे पहली बात, इसने उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव रख दी। इसी के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। गोरी ने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का गवर्नर बना दिया। इसके बाद 1194 में गोरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को भी हरा दिया, जिससे उसका कंट्रोल और भी मजबूत हो गया और देखते देखते तुर्की शासन पूरे गंगा के मैदान, बिहार और बंगाल तक फैल गया। तो अंत में सवाल यही बचता है, सोचिए जरा, कैसे मैदान पर लिया गया सिर्फ एक फैसला, एक धोखे की चाल और 1 साल की तैयारी एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर को सदियों के लिए बदल सकती है। तराइन की ये लड़ाइयां हमें यही याद दिलाती हैं कि इतिहास के जो बड़े बड़े मोड़ होते हैं ना, वो अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे लेकिन बहुत ही निर्णायक पलों में छिपे होते हैं।